तो आज मैं आपको सिर्फ न्यूज़ नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे धीरे-धीरे हमारा वर्ल्ड चेंज हो रहा है और जिस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हमको होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि काफ़ी सारी वॉर्स लड़ी जा रही हैं, ईरान में या यूक्रेन में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है काफ़ी कंट्रीज़ में, एनर्जी की क्राइसिस भी हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि अब E85 फ्यूल लाने की बात हो रही है। E20 तक तो आ गया है, E85 की बात हो रही है। जो उज्ज्वला की सब्सिडी थी अब उसको भी कम कर दिया गया है, सिलेंडर्स पे जो मिलती थी। ठीक है, बायोडीज़ल की भी बात करने लगे हैं श्री न नितिन गडकरी जी। उन्होंने कहा है कि अब हम आइसोब्यूटेनॉल मिला के बायोडीजल बनाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो मल्टीपोलैरिटी और वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है कि अब सिर्फ बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है, यूएस और रशिया नहीं है, अब काफी सारे पोल्स हो गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिक्स को ज्यादा अटेंशन मिल रही है। ठीक है, इंडिया अपना धीरे धीरे न्यूक्लियर एक्सपेंशन कर रहा है। ठीक है, और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग भी हो रही है, जैसे आगे आपने रिसेंट डेज में देखा होगा, डीआरडीओ ने काफी टेस्ट किए हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ न्यूज नहीं पता लगेगी, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि क्या हो रहा है आखिर हमारे आसपास। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि फिलीपींस में 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ पे फिलीपींस है और कहाँ पे क्यों आया है। तो फिलीपींस जैसे जानते होंगे आप, ये यहाँ पे फिलीपींस है। ठीक है, जो कि फिलीपीन प्लेट के ऊपर बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादातर क्यों आते हैं, क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। ठीक है, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते होंगे, ये पैसिफिक प्लेट जो है यहाँ पे यूरेशियन प्लेट और यहाँ पे इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक और वोल्केनोज बहुत आते रहते हैं। ठीक है, तो जो जिस एरिया में बहुत ज्यादा आते रहते हैं उसी को हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट है, फिलीपीन प्लेट। ठीक है, जिसके ऊपर फिलीपींस है। तो उसमें जो प्लेट का इंटरेक्शन होता है पैसिफिक प्लेट से और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट से, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं और साथ ही साथ वोल्केनोज भी आते हैं। तो आपने सुना होगा कि मेयन एक माउंट वोल्केनो था, वो फटा था अभी रिसेंटली पिछले साल ही। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया है 7.8 मैग्नीट्यूड का फिलीपींस में। इसको नापते कैसे हैं मैग्नीट्यूड, यानी कि रिश्टर स्केल। एक रिश्टर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्केल बनाया था। ठीक है, जिसमें 1 से लेके 8 या उसके ऊपर तक भी जाता है, मतलब अपर लिमिट कोई है नहीं इसकी, बट शुरुआत 1 से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताता है कि कितनी इंटेंसिटी का जो हमारा अर्थक्वेक आया था, जो कि लॉगरिथमिक स्केल है। मतलब कि जब 1 से 2 पे जाएंगे, ठीक है, तो 1 से 2 पे जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि एक एक का डबल हो गया तो 2 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक मान लेंगे। ये कहते हैं हम कि एक एक में जितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था, 1 पे जितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था, उसका 10 टाइम्स जब होगा तब उसको 2 कहेंगे। तो ऐसे ही 10 टाइम्स होता जाता है, तब उसको हम 3 4 5 6 कहते हैं। तो ऐसे ही लॉगरिथमिक स्केल होता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेवल का अर्थक्वेक होता है वो 10 टाइम्स मोर स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो फिलीपींस की कुछ लोकेशन देख लेंगे कहाँ पे आया था। दबाव करके और जनरल संतोष करके लोकेशन है, यहाँ पे आया था अर्थक्वेक। ठीक है, काफी डेवास्टेटिंग था, काफी लोगों की जान भी चली गई। ठीक है, साथ में हम देख लेते हैं, फिलीपींस न्यूज में है तो उसके साथ देख लेते हैं कि क्या क्या लोकेशंस हैं इंपॉर्टेंट। तो वर्ल्ड एटलस को पूरा क्रेडिट है इसके लिए। ठीक है, तो लुजोन करके आइलैंड है, जहाँ पे चाइना के साथ काफी इसकी वो चलती रहती है, टशन चलता रहता है। ठीक है, चाइना कहता है कि ये हमारा एरिया है, इधर पे कुछ आइलैंड है वो हमारा एरिया है, फिलीपींस कहता है ये हमारा है, तो उनका चलता रहता है, जिसकी वजह से लुजोन काफी न्यूज में रहता है। मनीला जो है यहाँ के कैपिटल है। मेन वोल्केनो अभी फटा था। ठीक है, दबाव जहाँ पे अर्थक्वेक आया, मिन्नानाओ करके भी एक जगह है। और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि काफी एग्जाम्स में ऐसे नॉर्थ टू साउथ पूछ ली जाती है। ठीक है, साउथ चाइना सी, सुलू सी, सेल्बस सी, बांडा सी, अरफुरा सी, ये ऐसे करके सी जो है। तो ये दिखाता है कि अर्थक्वेक कितनी डेवास्टेटिंग हो सकती है। ठीक है, अब साथ ही साथ जो है हमारा इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेंशन किया है, ऐसा कि सिपरी रिपोर्ट का कहना है। मतलब इंडिया तो कभी नहीं कहेगा कि हम न्यूक्लियर एक्सपेंशन कर रहे हैं, पर जो सिपरी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये एक रिपोर्ट निकालती है जिसके अंदर बताया जाता है कि कौन से न्यूक्लियर स्टेट्स जो है कितना कितना आर्सेनल रखते हैं। तो इसके हिसाब से इंडिया ने अपना न्यूक्लियर आर्सेनल एक्सपेंड किया है। ठीक है, तो पहले 2025 में 180 वॉरहेड्स का होता था, अब लगभग ये लगाया जा रहा है अनुमान अनुमान कि 190 वॉरहेड्स है। ठीक है, इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर लगभग 92 बिलियन डॉलर्स का है, जो कि वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है। इनके बाद यूएसए सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है, फिर चाइना, फिर रशिया, जर्मनी और इंडिया। ठीक है, और हम लोग सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी हैं मेजर आर्म्स के। ठीक है, कहाँ से, रशिया और फ्रांस से लेते हैं हम लोग। ठीक, हम लोग क्यों अपना न्यूक्लियर एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब क्या जरूरत पड़ी है, क्यों? क्योंकि चाइना जो है हमारे बगल में, न्यूक्लियर नेबर हमारा, वो धीरे धीरे बहुत जल्दी एक्सपैंड कर रहा है। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान है वो भी एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट है। ठीक है, जिसकी वजह से खतरा बन जाता है टू फ्रंट वॉर का। और ऐसी कोई भी और कंट्री नहीं है जो दो न्यूक्लियर नेबर स्टेट से घिरी हो पूरे वर्ल्ड में। तो इसकी वजह से इंडिया का जो चैलेंज है वो एक डिफरेंट चैलेंज है, जिसको टैकल करने के लिए हमको भी अपना न्यूक्लियर एक्सपेंशन करना होगा। साथ ही साथ हमने न्यूक्लियर ट्राइड भी बनाया है और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी रखी। ठीक है, और जो नई चीज इस बार हुई है वो है कि हमने पहली बार 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय किए हैं। मतलब 190 वॉरहेड्स थे तो हमारे पास,
बट किसी को भी हमने मिसाइल में लगाया हुआ नहीं था, सब अलग अलग थे, वॉर हेड अलग था, मिसाइल अलग था। पर पहली बार क्या हुआ है कि 12 न्यूक्लियर वॉर हेड्स डिप्लॉय हो गए हैं। तो ये एक मेजर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। ठीक है, अब पाकिस्तान और चाइना दोनों को हम जो है काउंटर करेंगे इससे। पाकिस्तान ने अभी तक एक भी न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय नहीं किया है, बट चाइना जो है उसने लगभग 24 प्लस न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय कर दी है। ठीक है, अब ये कैसे पता लगा कि भाई ये न्यूक्लियर वॉरहेड है? तो यही जो सीपी की रिपोर्ट है उसी ने बताया है कि जो अरिहंत और अरिहंत सबमरीन है हमारी, उन पे जो लगभग ये छह छह मिसाइल ले जा सकती हैं। ठीक है, तो टोटल 12। ठीक है, तो छह छह न्यूक्लियर मिसाइल कैरी करने के लिए केपेबल हैं ये। तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि हम खाली बिना मिसाइल लगाए ही भेज देंगे इन सबमरीन्स को। तो इंडिया ने, तो सिप्री ने ऐसा अनुमान लगाया है कि इंडिया ने इन इन छह छह मिसाइल्स पे अपने न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय कर दिए हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय हो गए। अब ये सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय होने का मतलब क्या है कि अब हमारा देश जो है इंडिया, वो एक न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री बन गया। न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री मतलब ऐसी कंट्री जो तीनों तरीके से न्यूक्लियर छोड़ सके, एयर से, लैंड से और वाटर से। ठीक है, तो अब ये सबमरीन आने की वजह से अब हम वाटर से भी जो है अपना न्यूक्लियर लॉन्च कर सकते हैं। पहले लैंड से कैसे करते थे? अग्नि मिसाइल के थ्रू। एयर से सुखोई 30 MKI या राफेल जो हमारे लड़ाकू विमान है उसके थ्रू। और अब जो है सबमरीन से भी कर सकेंगे। अरिहंत, अरिघात, अरिदमन, अरिसुदन, ये 4 सबमरीन हैं। ठीक है, और कौन सी 5 कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में? जैसे कि यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस और इंडिया, जिनके पास न्यूक्लियर ट्राइड है। ठीक है, पाकिस्तान के पास नहीं है। ठीक है, इस न्यूक्लियर ट्राइड के साथ साथ एक अग्नि 6 भी हम बना रहे हैं, जो कि लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी। ठीक है, 10,000 किलोमीटर प्लस की उसकी रेंज होगी। ठीक है, और मर केपेबल होगी। मर माने मल्टीपल एंट्री री एंट्री व्हीकल, ऐसे करके फुल फॉर्म होता है। मतलब ये होता है कि एक ही मिसाइल हम छोड़ेंगे, पर वो क्या होगा, जब वापस से अर्थ में एंटर करेगी तो वो एक मिसाइल से कई सारी और मिसाइल निकलेंगी जो अलग अलग टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है। तो एक ही मिसाइल से कई सारे चाहिए, ऐसा हो गया। तो ये किन किन कंट्रीज के पास है? यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, इंडिया। इन्होंने अपना खुद से बनाया है। ठीक है, और जो इंडिया का मर कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था वो दिव्यास्त्र प्रोग्राम के अंडर हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि अब मल्टीपोलैरिटी हो रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है हमारा, तो ब्रिक्स जो है वो बहुत न्यूज में आ रहा है। और साथ ही में ट्रम्प जो बहुत जोर दे रहे हैं कि भाई डी डॉलराइजेशन की तरफ ये ब्रिक्स जो है जा रहा है। तो एक तरह से हमारा एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ये 5 कंट्रीज का। शुरू हुआ था 2006 में फर्स्ट ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी। 2009 में पहला एक्रोनिम बना था जिसमें 4 कंट्रीज की फर्स्ट समिट हुई थी रशिया में। ठीक है, 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन करके इसको ब्रिक्स बना दिया था। 2010 से और लगभग 2024 तक ये डोरमेंट रहा था एक तरह से, मतलब बहुत ज्यादा वो अटेंशन नहीं मिला था इसको। बट जैसे ही ये रशिया की वॉर हुई, ठीक है, ट्रम्प का आना हुआ, ठीक है, तो अब ये जो 2024 में 5 नए मेंबर्स ने ज्वाइन किया, और 2025 में एक नौ नए मेंबर और 10 पार्टनर कंट्रीज ने भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो 5 मेंबर्स कौन कौन थे पहले के हमारे शुरू वाले? ब्राजील था, बी, आर रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, ये शुरू से थे। अब जो है 2024 और 25 में नए मेंबर्स ने ज्वाइन कर लिया है, जिसमें ये इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, सऊदी हो गया, ईरान हो गया, यूएई हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, तो इन लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अब ऐसा क्या है कि भाई इस बार जो हमारा ये एक्सपेंशन हुआ है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो 16 समिट हुई थी वो कजान रशिया में हुई थी, 17 जो हुई थी ब्राजील में हुई थी, और 18 जो होने वाली है वो इंडिया में होने वाली है। इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या पहली बार हो रही है? तो नहीं, पहली बार नहीं हो रही है, पहले भी हो चुकी है 2012 में, 2016 में और 2021 में, 2026 में फिर से हो रही है। ठीक है, ये जो कजान वाली समिट हुई थी इसमें ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ था, जिसमें ये 5 मेंबर्स, इधर के 5 मेंबर्स जुड़े थे। ठीक है, ये जो अभी 2025 वाली हुई ब्राजील में, उसमें इंडोनेशिया जुड़ा है। ठीक है, तो टोटल अब कितने मेंबर्स हो गए? 2024 में ये और ये मिला के अब टोटल 11 मेंबर्स हो गए। ठीक है, इनको याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का तरीका ये है कि ब्रिक्स प्लस ब्रिक्स तो याद रहेगा हमको, जो ब्रिक्स वाली कंट्रीज हैं वो तो याद रहेंगी इससे, पर अब जो नई जुड़ी हैं उनको कैसे याद रखेंगे? तो एक मैप में थोड़ा इमेजिन करिए, इथियोपिया हो गया, इजिप्ट हो गया, ईरान हो गया, यूएई हो गया, सऊदी हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो थोड़ा ऐसे हम अगर जाएंगे तो याद रह जाएगा। अब मैप में देख लेते हैं, इजिप्ट हो गया, इथियोपिया हो गया, सऊदी, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया, ऐसे करके याद कर सकते हैं कंट्रीज। 2-3 बार आप याद करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब इतना डर क्यों है ट्रम्प और अमेरिकन और वेस्टर्न वर्ल्ड ब्रिक्स की वजह से? क्योंकि यहाँ पे एक ब्रिक्स बैंक है जिसको नया न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये फाइनेंस करता है कौन कौन चीजों को? इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो एक तरह से ये काउंटर है किसका? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, ये मैंने डिटेल दी है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, रीजनल ऑफिस कहाँ है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म कैसे हुआ था। फॉर्म हुआ था 2012 में जो समिट हुई थी, अभी मैंने बताया था ऊपर, उसमें प्रपोज किया गया था कि एक ब्रिक्स बैंक होना चाहिए। तो 2014 में फोर्टालेजा ब्राजील में जो 6 समिट हुई थी उसके तहत, उसके अंडर हमने ये ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक बना दिया था। ठीक है, ठीक है, तो ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकता है, ऐसे लोन दे सकता है।
ये मेंबर कंट्रीज है, ये याद रखिए ना रखिए, कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, मैंने लिख दिया है ताकि आपको थोड़ा ये रहे। ऐसा नहीं है कि जो नए मेंबर ज्वाइन हुए हैं, वो सभी इसके पार्ट है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जो ओरिजिनल ब्रिक्स मेंबर है वही इसका पार्ट है, और नए आप देख सकते हैं। ठीक है। ऐसा क्या हो गया है कि ब्रिक्स पे बहुत ज्यादा अटेंशन जा रहा है वर्ल्ड का? तो लगभग मेजर इकोनॉमिकल एंड जियो पॉलिटिकल ग्रुपिंग है, एक तरह से वेस्ट का काउंटर है ये। नेटो जैसे वेस्ट में है, वो तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ब्रिक्स है। ब्रिक्स जो है यहाँ पे, वो आपका एक तरह से इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का काउंटर है एक तरह से, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स। ऐसी और कोई ग्रुपिंग नहीं है यहाँ पे जो वेस्ट की इन ऑर्गेनाइजेशन को काउंटर कर सके। साथ ही साथ जो 45 से 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन का है, तो डेमोग्राफिक पावर है। ठीक है। 35 to 40% ग्लोबल जीडीपी का है ब्रिक्स के पास। ठीक है, मेंबरशिप एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल काउंटर हो गया, डीडॉलराइजेशन पुश हो गया, ब्रिक्स पे करके एक लाए थे हम लोग। ठीक है। तो वो डिजिटल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए है, तो डी डॉलराइजेशन की तरफ भी हो रही है बात। तो ये हो रहा है ब्रिक्स की वजह से। साथ ही साथ आखिरकार 4 साल बाद फिर से फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ी डिटेल्स बता देता हूँ कि अगर मान लो किसी एग्जाम में पूछ लिया आपसे, तो आप लोगों को पता रहे। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में, उरुग्वे में हुआ था, उरुग्वे ने जीत लिया था। हर 4 साल पे होता है, कब कब नहीं हुआ है, 1942 और 46 में नहीं हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। 2022 का लास्ट वर्ल्ड कप जो था वो अर्जेंटीना ने जीता था। ठीक है, और मेसी जो थे अर्जेंटीना से ही है। अर्जेंटीना मतलब टीम से ही है। ठीक है। ब्राजील सबसे सक्सेसफुल टीम रही है, 5 बार वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है। रोनाल्डो भाई आप बहुत सुनते होंगे, वो पोर्टुगल से हैं, पोर्टुगल से खेलते हैं। ठीक है। इंडिया का क्या हाल है? इंडिया ने कभी भी एक फीफा वर्ल्ड कप में मैच नहीं खेला है, क्योंकि कभी क्वालिफाई नहीं कर पाए हम लोग। 1950 में हुआ था कि कोई दूसरी कंट्री ने को ड्रॉप कर दिया था, तो हम लोगों को चांस मिला था। फिर हमने भी ड्रॉप कर दिया था, कहना ऐसा क्या खेल। ठीक है, हमारे यहाँ से फेमस प्लेयर्स कौन है? तो वो है सुनील छेत्री और बाईचंग भूटिया। ठीक है। सुनील छेत्री इंडिया ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर है। ठीक है। और बाईचंग भूटिया को हम सिक्किमी स्नाइपर भी कहते हैं, मतलब बढ़िया से खेलते हैं। ठीक है। हाईएस्ट गोल्स इन वर्ल्ड कप किसने मारे हैं? मिरोस्लाव क्लोस ने, जो कि जर्मनी से हैं, 16 गोल्स मारे हैं अभी तक, तो इनसे ज्यादा किसी ने नहीं मारे। ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्टिंग टूर्नामेंट है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, फाइनल कहाँ होगा? न्यू जर्सी में होगा, लॉन्गेस्ट वर्ल्ड कप है। मतलब ये पहली बार है कि इतने सारे मैचेस खेले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया अब जो कंट्रीज हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं। अब 48 कंट्रीज खेलेंगी, इसमें 104 मैचेस होंगे। ठीक है। इस बार पहली बार हो रहा है कि 3 कंट्रीज जो है साथ में मिलकर होस्ट कर रही हैं। कौन कौन 3 कंट्री है? यूएस, कनाडा, मेक्सिको। ठीक है। तो मेक्सिको यहाँ हो गया, यूएस यहाँ हो गया, कनाडा यहाँ हो गया, ये जितने भी वो है जगह है जहाँ पे ये मैचेस होने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चन थे, हिंदू में आए थे, तो मैंने आपको बता दिया है कि आंसर क्या है इनका। ठीक है। कौन सा गोलकीपर है जिसको सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है कंजिक्यूटिव क्लीन शीट्स का? तो वो वाल्टर जेंगा है इटली के। ठीक है, 5 कंजिक्यूटिव क्लीन शीट्स हैं इनके पास। और 517 मिनट विदाउट कंसीडिंग एनी, मतलब 517 मिनट ऐसा खेला है इन्होंने जिसमें कोई भी गोल नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये एक साथ तो नहीं खेला है, मतलब अलग अलग मैचेस का मिला के होता है। ठीक है। और कब खेला था ये सब? 1990 के वर्ल्ड कप में हुआ था। ऐसा कौन सा मैनेजर है जिन्होंने सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीता है? तो है हेलमट कॉन, जर्मनी के। ठीक है। ओनली प्लेयर टू हैव वन 4 मेडल इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री, तो ये पहले हैं ब्राजील के, जिन्होंने 3 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज जीता है। कौन सा प्लेयर ऐसा है जिसके पास डिस्टिंक्शन है, जिसने कम से कम 1 गोल मारा है 5 टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप के? तो वो है अपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है। वो पहले ऐसे पहले प्लेयर भी हैं जिन्होंने 5 डिफरेंट वर्ल्ड कप खेले हैं और उसमें गोल भी मारा है। ठीक है। पहला वर्ल्ड कप जो यूरोप और अमेरिका के बाहर हुआ था, तो ये 2002 का वर्ल्ड कप हुआ था। साउथ कोरिया जापान ने होस्ट किया था। और पहला वर्ल्ड कप था एशिया में जो हुआ था फुटबॉल का। अब बाहर का तो बहुत सारा देख लिया, अब थोड़ा देख लें कि अपने इंडिया में भी क्या हो रहा है। ठीक है। तो इंडिया में क्या हुआ है कि भाई ऑर्डिनेंस लाए हैं, प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस से क्या हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ होती थी, वो पहले 34 होती थी, अब उसको बढ़ा के 38 जजेस कर दिया है। ठीक है। पहले एक चीफ जस्टिस और 33 जज होती थी, अब उसको बढ़ा के हमने 38 जजेस, इसमें 1 चीफ जस्टिस और 37 जजेस हो जाएंगे। ठीक है। तो इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि ऑर्डिनेंस नहीं, पार्लियामेंट की पावर है, तो अगर पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया इसके लिए, तो वापस से 34 जजेस हो जाएंगे। तो मतलब पार्लियामेंट अगर लॉ बनाएगी तभी जो है माना जाएगा कि हाँ भाई 38 जजेस हो गए हैं। ये कैसे पता लग रहा है? आर्टिकल 124 है सुप्रीम को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। जिसके तहत सीजीआई होने चाहिए, अदर जजेस होने चाहिए। अदर जजेस की संख्या कितनी होनी चाहिए? वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में 8 लिखा है, पर पावर दी है पार्लियामेंट को कि भाई तुम अपना लॉ लाके और ये 8 से ज्यादा भी कर सकते हो। तो पार्लियामेंट ने लॉ लाया, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है। जिसके तहत लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुआ था उसके तहत 34 जजेस हैं, 1 चीफ जस्टिस और 33 जजेस। ठीक है। ओरिजिनल 8 थे, 8 हुआ करते थे। ठीक है। अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। किस कैसे करते हैं? कंसल्टेशन करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से, जैसा उनको नेसेसरी लगे, पर असली में कोलिजियम सिस्टम है, उसके तहत जो है अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है। टेन्योर कितना होता है?
65-60 की एज तक का टेन्योर होता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना ही लिखा है, तो मतलब नो मिनिमम एज, मतलब कोई मिनिमम एज नहीं है। मिनिमम एज जजेस के लिए नहीं है, ठीक है, बट मैक्सिमम है भाई 65 ईयर्स के आप हो जाओगे, उसके बाद नहीं होगे। बट यूएस में क्या होता है, यूएसए में क्या होता है, लाइफ लॉन्ग जज होते हैं। मतलब एक बार वो जज बन गया कोई सुप्रीम कोर्ट का, तो वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, मतलब अपने मरते दम तक रहेगा, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। और यूके में क्या है, यूके में यही 75 ईयर्स होता है। ये मैंने कंपैरिजन के लिए बता दिया, कभी आगे मान लो यूपीएससी पूछ ले तो ठीक है। ऑर्डिनेंस का देख लेते हैं। ऑर्डिनेंस बनाने की पावर जो है आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट को मिलती है और आर्टिकल 213 में गवर्नर को मिलती है, ठीक है। लगभग ये ऑर्डिनेंस जो होता है वो कोई भी सेंट्रल एक्ट को अमेंड कर सकता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये सब पीवाईक्यू स्टेटमेंट्स हैं, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम बैक डेट, मतलब अ, पहले भी उसको इफेक्ट में लाया जा सकता है, कोई पुरानी चीज भी बदली जा सकती है ऑर्डिनेंस की। बट ऑर्डिनेंस कोई फंडामेंटल राइट को अब्रिज नहीं कर सकता है, और ना ही अमेंडमेंट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ऐसा आप ऑर्डिनेंस ला के नहीं कर सकते। और अगर मान लीजिए ऐसा होता तो फिर तो क्या ही जरूरत थी पार्लियामेंट को चलाने की, है। तो फिर तो एक कोई पीएम बन जाता और फिर वही एक ऑर्डिनेंस ला देता कि आज से मैं ही राजा हूँ और मैं ही सब चलाऊंगा। तो इसलिए नहीं होता है, इसलिए पूरा पार्लियामेंट प्रोसेस होता है। डीसी वाधवा केस था जिसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि रिपीटेड प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा बार बार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं, हमारे इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअसली सर्विंग डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम बन गए हैं, ठीक है। पहले ये जवाहरलाल नेहरू थे, जिनके जो टोटल 4398 डेज ऑफिस में रहे थे, लगभग 12 साल के आसपास है। और अब जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है, जिनका 4399 डेज होते ही वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअसली सर्विंग डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम हो गए हैं, और लगभग 12 साल से थोड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत ये है कि कोई बाहर की यूनिवर्सिटीज को अपने कैंपसेस खोलने की परमिशन मिल गई है। ऐसा किसके तहत हो रहा है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके तहत हम लोग इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, कि सिर्फ भाई अपनी यूनिवर्सिटी को नहीं रखेंगे, हम बाहर की यूनिवर्सिटी को भी मौका देंगे कि हम आप यहाँ पे आके कैंपसेस खोल सकते हैं। नई चीज जो रही न्यूज में इस समय पे, वो था कि आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 अगर आप लोग पहले कमेंट में करके बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके तहत एक पॉक्सो कन्वेंशन को क्वेश्चन कर दिया है। ये होता क्या है, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए एक आर्टिकल है, मतलब कि अनलिमिटेड पावर एक तरह से कह दें तो वो दे देता है आर्टिकल 142, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है, ठीक है। एनफोर्सेबल थ्रू आउट इंडिया है इन सच मैनर, कैसे मैनर, मतलब इसका जो मैनर है वो पार्लियामेंट बताएगी। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अनलिमिटेड पावर हो गई, ठीक है। तब जस्टिस करने के लिए जो पावर जरूरी है वो सुप्रीम कोर्ट की है, तो उसको मैनर जो होता है वो पार्लियामेंट बताता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो होम मेकर्स होते हैं, मतलब जैसे हमारी मम्मी लोग होती हैं, ठीक है, तो उनका जो काम करना है ऐसा नहीं कि वो फ्री में काम कर रही है। लगभग अगर जब उनको कंपनसेशन देने की बात आएगी तो 30,000 पर मंथ का उनका माना जाएगा कि भाई इतना तो काम करती हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ राज्यसभा की नॉमिनेशन जो है उनको रिजेक्ट कर दिया गया था रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, तो जिसके लिए कुछ कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आर्टिकल 329 है, 329 है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 329 क्या है, तो ये कहता है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर, ठीक है। और अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट है भी तो सिर्फ इलेक्शन पिटीशन के द्वारा ही उसको एंटरटेन करेगा। अब क्योंकि ये राज्यसभा का नॉमिनेशन है, इलेक्शन हुआ नहीं पूरा, अभी तक राज्यसभा का इलेक्शन पूरा हुआ नहीं, ठीक है, तो भाई तुम इलेक्शन तो अभी खत्म नहीं हुआ, तो इसके लिए कोई इलेक्शन पिटीशन नहीं फाइल हुई, तो इसके लिए हम आपका केस नहीं देख सकते सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। क्योंकि इलेक्शन पिटीशन के अलावा और किसी भी तरीके से आप कोर्ट नहीं जा सकते किसी भी इलेक्टोरल मैटर के लिए, ठीक है। तो आया था कि काफी वॉर्स हो रही हैं, ठीक है, एनर्जी क्राइसिस भी हो रहा है, तो उससे क्या हुआ है, इन सब चीजों का असर इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ा है, ठीक है। जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू नापते हैं, वो लगभग 3.9 हो गया है, पहले कम था बढ़ गया है। मतलब महंगाई बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है, वही सब की एनर्जी क्राइसिस हो गया फलाना ठिकाना, ठीक है। तो सीपीआई जो होता है उसको आरबीआई टारगेट करता है, मतलब एक तरह से ये महंगाई का इंडिकेटर है। मैंने आपको पिछली वीडियो में डब्ल्यूपीआई के बारे में बताया था, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है भाई जो होलसेल लेवल पे बेच रहा है जो सामान, ठीक है, उसके लिए कितनी महंगाई है वो डब्ल्यूपीआई बताता है। सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर जो है आप और हम नॉर्मल जनता, उसको कितनी महंगाई लग रही है वो सीपीआई होता है। तो ये अभी लगभग इस समय मई 2026 की 3.93, लगभग 3% महंगाई है, ठीक है। होनी कितनी चाहिए, तो एमपीसी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के अकॉर्डिंग 4 के आसपास होनी चाहिए, +-2, ठीक है। तो लगभग 2% से 6% तक गई तो हम इसको ठीक महंगाई मानते हैं, मतलब 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 6 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिलीज कौन करता है सीपीआई, तो सीपीआई एनएसओ मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मिनिस्ट्री है सरकार की, वो डेटा जारी करती है हर महीने आता है, ठीक है। और जो डब्ल्यूपीआई है वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये निकालते हैं, वो भी मंथली आता है, ठीक है।
साथ ही साथ ये पेपर में दिया था कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे इंडिया का अभी फिलहाल में 0.6 चल रहा है जीडीपी का, जो बहुत ठीक है। मतलब जो एक, अगर आप जानते हो एफआरबीएम एक्ट के अंडर 3% से कम रहना चाहिए, तो बहुत कम है, तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बट ये है कि अब जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी और तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि बढ़ जाए। ठीक है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो ये छोटी सी एक चीज आई थी हिंदू में कि काफी ज्यादा टेस्टिंग टाइम्स हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए। क्योंकि क्या हो रहा है, कुछ सेक्टर जो है वो बढ़िया चल रहे हैं हमारी इकोनॉमी, कुछ सेक्टर है जो स्ट्रेन के अंदर है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का जो है डबल डिजिट ग्रोथ था। बट क्या हुआ है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो है स्लो हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर 4.2% से ग्रो कर रहा था पिछले साल, बट इस साल 3% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, जबकि 2025 में तो मानसून भी अच्छा रहा था। और इस बार जो है आईएमडी का प्रिडिक्शन है कि 90% रहेगा, मतलब मानसून इतना अच्छा नहीं रहेगा, एल नीनो का इम्पैक्ट आएगा। तो मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जब मानसून अच्छा था तब जो है स्लो हो गया ग्रोथ। तो हो सकता है इस साल तो और मतलब मंदी आ जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, फर्टिलाइजर सप्लाई क्राइसिस, वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से ये दो चीजें जो है ये हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को और जो है नीचे ला सकते हैं। तो इसके लिए सरकार को मेजर्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक अच्छी लाइन थी, मेंस में आप यूज कर सकते हैं। लास्ट ईयर हम लोग क्या फेस कर रहे थे, टैरिफ रिलेटेड डिस्ट्रप्शन फेस कर रहे थे। ठीक है, तो जो इंडिया के एक्सपोर्ट की रेजिलियंस है उसका एक टेस्ट था। ठीक है, जिसको एक तरह से लगभग हमने सक्सेसफुली मैनेज कर लिया है। ठीक है, बट इस साल क्या हो रहा है, एनर्जी सप्लाई जो कि वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस चल रही है उसकी वजह से टेस्ट है ये इंटायर इकोनॉमी का। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी और एक्शन का। ठीक है, तो थोड़ा एनर्जी का मैं डेटा बता देता हूँ आपको कि कितना क्या क्या आता है। ठीक है, तो एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी मतलब क्रूड ऑयल, एलपीजी, एलएनजी कहाँ से आता है हमारे यहाँ पे। सबसे बड़ा क्रूड ऑयल हम रशिया से लेते हैं, फिर इराक से, फिर सऊदी से, फिर यूएई, यूएसए से। एलपीजी, एलएनजी लिक्विड पेट्रोलियम जो अपने घरों के सिलेंडर होते हैं, एलएनजी नेचुरल गैस होती है, जैसे कि सीएनजी भी इसी का एक फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा आती है कतर से, ये ध्यान रखना है, कतर से आती है, फिर यूएई से, फिर सऊदी से। ठीक है, सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है कहाँ पे, मतलब प्रोड्यूस कौन कर रहा है नहीं, मतलब प्रोड्यूसर कौन है, यूएसए है, फिर सऊदी है, फिर रशिया है। ठीक है, और एलपीजी का भी यूएसए है, यूएसए ही है। तो देखिए यूएसए के पास दोनों चीज का बढ़िया प्रोडक्शन हो रहा है, क्रूड ऑयल का भी, एलएनजी का भी। ठीक है, और एलपीजी दूसरे नंबर पे रशिया पे है, तो रशिया से हम लोग खरीद ही रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब थोड़ा ये पीआईबी में फार्मा सेक्टर का काफी बात चल रहा था, तो फार्मा सेक्टर का मैं बता देता हूँ आपको कि जो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं उन्होंने कहा है कि भाई हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है लगभग डबल हो जाएगी अगले आने वाले 5 साल में। तो अभी कितने की है, अभी लगभग $60 बिलियन की हमारी फार्मा इंडस्ट्री है, जो कि लगभग 120 बिलियन, 2 टाइम्स हो जाएगी अगले 5 साल में। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, लगभग 65 to 70% डब्ल्यूएचओ की वैक्सीन रिक्वायरमेंट जो है वो इंडिया पूरी करता है। ठीक है, 10 सबसे बड़ी लार्जेस्ट जेनरिक फार्मा कंपनीज जो हैं वो इंडिया में ऑपरेट करती हैं। ठीक है, अब जो रिसेंट एफटीए हुआ था ओमान का, मैंने बताया था आपको, उसमें फार्मा को बहुत जोर दिया जा रहा है, जीरो ड्यूटी एक्सेस फार्मा को मिल रहा है। फार्मा का एक्सपोर्ट लगभग हमारा $31 बिलियन हो गया। ये सब मेंस का डेटा है, आप मेंस में अपना लिखेंगे बहुत बढ़िया लगेगा आंसर। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम फार्मा के। ठीक है, अब भाई क्या हो रहा है, अभी तक हम जेनरिक्स बनाते थे, जेनरिक्स के बाद अब क्या हो रहा है, हम लोग एक इनोवेशन ड्रिवन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ये मैं आगे अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग अपना फार्मा जो सेक्टर है उसको और ग्रो करेंगे। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, एक्सपोर्ट अभी कितना हो रहा है, $31 बिलियन, टारगेट है हमारा $50 बिलियन पहुंचना है 2030 तक। ठीक है, तो इसीलिए जो मैंने आपको बताया था कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बायो फार्मास्यूटिकल्स पे फोकस कर रहे हैं, अब सिर्फ जेनरिक्स पे फोकस नहीं रहेगा। बायो फार्मास्यूटिकल क्या होता है, ठीक है, बायो फार्मास्यूटिकल होता है, उसमें दो चीजें आती हैं, बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या होती है, बायोलॉजिक्स जो होती है वो ऐसी मेडिसिन होती है, कॉम्प्लेक्स मेडिसिन होती है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकता है, जैसे ह्यूमन, एनिमल, प्लांट सेल या बैक्टीरिया। ऐसी क्या क्या चीजें होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इंसुलिन जो होता है, वैक्सीन होती हैं, कई वैक्सीन जो है अंदर ही बनती हैं इंसानी शरीर के। ठीक है, जीन थेरेपीज होती हैं। ठीक है, वैक्सीन कैसे, जैसे वैक्सीन हम लोगों ने लगवाई थी कोवैक्सीन। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, एक दवाई हमको दी गई थी, उसकी वजह से हमारे अंदर इम्यूनिटी जनरेट हुई, तो वो शरीर में अंदर से हुई ना, कोई इसके अंदर से नहीं थी हमारे। ठीक है, ये तो एक छोटा सा एक वायरस था जो हमारे अंदर आया, जिसने हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन किया, तो ऐसी चीजों को हम बायोलॉजिक्स कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजिक्स हो गया। अब इसी को हम लैब में जब बनाए बायोलॉजिक्स को तो उसको बायोसिमिलर कहते हैं। तो बायोसिमिलर जो है जेनरिक नहीं होता है, जेनरिक मेडिसिन होती है भाई जो केमिकल है उनको मिला दिया हमने तो जेनरिक बना ली दवाई। ऐसा नहीं, ये जो बायोलॉजिक्स है इन्हीं को जब हम लैब में बनाने की कोशिश करें तो वो लगभग सिमिलर होते हैं और मोर अफोर्डेबल होते हैं। ठीक है, पर परफेक्टली आइडेंटिकल नहीं होते हैं बायोलॉजिक्स के। ठीक है, पर लगभग उनका काम सिमिलर होता है, तो थोड़ा बहुत अगर काम चल जाए तो उससे हम चला सकते हैं, क्योंकि ये वाली चीजें बहुत महंगी होती हैं बायोलॉजिक जो शरीर में बनने वाली होती है। इसके लिए हम बायोसिमिलर बनाते हैं, तो ये दो चीजों पे बहुत फोकस रहेगा, तो ये काफी एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, बायोलॉजिक और बायोसिमिलर होता क्या है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी इकोनॉमी में दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, सरकार ने
जो उज्ज्वला स्कीम थी उसमें सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती थी, तो वो सिलेंडर पे सब्सिडी जो मिलती थी पहले 9 सिलेंडर पे मिलती थी, अब वो उसको कम करके 4 सिलेंडर पे ही कर दिया है। क्यों? क्योंकि भाई बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है कमर्शियल और डोमेस्टिक सिलेंडर के लिए। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि पीएम उज्ज्वला जो योजना है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस की योजना है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, फ्री एलपीजी कनेक्शन मिलता है और रिफिल सपोर्ट, माने सब्सिडी एक तरह से मिलती है सिलेंडर भरवाने के लिए। ठीक है, लगभग 10 करोड़ वुमेन को फ्री एलपीजी कनेक्शन दे चुकी हैं, और टोटल 33 करोड़ कनेक्शन हम लोग दे चुके हैं। ठीक है, थोड़ा बता दूं मैं कि सिलेंडर किस तरीके के होते हैं। कमर्शियल सिलेंडर होता है, डोमेस्टिक होता है। कमर्शियल वाला 19 किलो और उससे ज्यादा लगभग को होता है, इस पे कोई सब्सिडी नहीं मिलती। डोमेस्टिक वाला जो हमारे घरों में आता है, रेड कलर का होता है, उस पे वो लगभग 14 किलो का होता है और 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है। लगभग 900 रुपए का सिलेंडर जो पीएम उज्ज्वला के तहत 600 रुपए का मिल जाता है कई लोगों को। ठीक है, इससे होता क्या है, अच्छी बात क्या है, ये हमको लिखना है। जो भाई वुमेन हेल्थ है उसमें इंप्रूव हो रहा है, और इंडोर पोल्यूशन है उसमें भी कमी आ रही है। ठीक है, थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको सीएनजी और एलपीजी में डिफरेंस क्या होता है। सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, और एलपीजी होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम गैस यही सारा डिफरेंस है। नेचुरल मतलब जो CH4 मीथेन मीथेन होता है इसमें नेचुरल गैस। ठीक है, पेट्रोलियम गैस जो कि पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कहते हैं प्रोपेन या ब्यूटेन। ठीक है, लगभग 50-50 के रेशियो में रहते हैं, पर यही डिफरेंस है इनमें। ठीक है, तो जो गाड़ियों में डलता है वो सीएनजी, जिससे खाना बनता है वो एलपीजी। ठीक है, थोड़ा गवर्नमेंट लाई है कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उस पर डिजिटल ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट हो। ठीक है, वुमेन जो है उनका स्टार्टअप, SC ST का जो स्टार्टअप है उनसे थोड़ा ज्यादा प्रोक्योरमेंट हो, ऐसा है। ठीक है, साथ ही साथ जो है, अब आपको मैं बताता हूँ कि ये क्या नई चीज हुई है। एक कोल एक्सचेंज करके नई चीज बनाई है हमने, तो उसके लिए पूरा कहानी देखनी पड़ेगी। फाइनेंशियल मार्केट होता है हमारे देश में। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट, उसमें दो तरह के मार्केट होते हैं, एक मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। ये मैं कभी और बताऊंगा, ये मैं अभी बता रहा हूँ। कैपिटल मार्केट में स्टॉक मार्केट होता है, जिसमें आप जानते हैं कि जो शेयर होते हैं कंपनी के, उनको खरीदना या बेचना जो होता है वो स्टॉक मार्केट में होता है। ठीक है, साथ ही साथ एक कमोडिटी मार्केट भी होता है। कमोडिटी मार्केट क्या होता है, जैसे कि जिसपे आप शेयर्स नहीं खरीदते कंपनी के, बट कमोडिटी खरीदते हैं, मतलब कुछ सामान के ऊपर वो लगती है, सामान के ऊपर जो है प्राइसेस पे उनकी खरीदना और बेचना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर काफी सारे अलग अलग तरीके के मार्केट्स होते हैं। तो ये मैं आपको स्टार्ट में बता दे रहा हूँ, ये मतलब लगभग मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने बताया है। यूट्यूब के ऊपर पेड क्लासेस में सब लोग बताते रहते हैं, तो मैं आपको एक तरह से फ्री में ही दे रहा हूँ। ठीक है, एक है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, मेटल्स और एनर्जी ये ट्रेड होती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, या फिर एनर्जी में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये ट्रेड होता है। 2003 में आया था, सेबी के अंडर है। ठीक है, डेरिवेटिव्स मार्केट है, मतलब असली में कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है। फ्यूचर्स और ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन दो चीजें आप जानते होंगे, जो कि स्टॉक मार्केट में काफी यूज होती है। तो ये जो फ्यूचर की प्राइस होती है उस पे खेलते हैं ये लोग। ठीक है, मान लीजिए किसी को लगा कि आगे चल के सोने की प्राइस बढ़ सकती है, तो उसने आज सोने का शेयर खरीद लिया। ठीक है, आगे चल के वो बढ़ा, उसमें उसने बेच दिया तो उसको फायदा हो गया, ऐसा करके होता है। ठीक है, फिर होता है एनसीडेक्स, नेशनल कमोडिटीज डेरिवेटिव एक्सचेंज। इसमें क्या खरीदा जाता है, एग्रीकल्चरल कमोडिटी, जैसे सोयाबीन, चना, हल्दी हो गया। ठीक है, एक्सेट्रा काफी और चीजें भी खरीदी जाती हैं। ये भी 2003 में लाया गया था, सेबी के द्वारा लाया गया था। ये भी एक डेरिवेटिव मार्केट है, इसमें कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं होती। अब आते हैं कि भाई पावर एक्सचेंज, ये पावर एक्सचेंज भी काफी सारे आ चुके हैं। पावर एक्सचेंज क्या होता है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की खरीदना और बेचना होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल में आप फिजिकल डिलीवरी होती है, मतलब एक्चुअली में आप इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हो। तो ये कौन खरीदता है, जो डिस्कॉम्स होते हैं, ठीक है, जो जनरेटर्स होते हैं, ये लोग खरीदते हैं। कहाँ खरीदते बेचते हैं, तो ये तीन पावर एक्सचेंज है हमारे देश के। पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। तो ये 2008 में आए थे ये दोनों, और ये 2018 में आए थे। ठीक है, ये स्पॉट मार्केट कहते हैं इनको, जहाँ पे फिजिकल डिलीवरी होती है। अब लाए हैं हम लोग एक कोल एक्सचेंज। ठीक है, जहाँ पे फिजिकल कोल खरीदा बेचा जाएगा, स्पॉट मार्केट है, ये भी फिजिकल डिलीवरी होगी। ठीक है, तो यही है न्यूज कि भाई इंडिया का जो एनर्जी मार्केट है उसमें कोल एक्सचेंज लाया गया है। कौन लाया है, तो ये माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट के तहत, ये एक कोल एक्सचेंज रूल के तहत हम मिनिस्ट्री ऑफ कोल लाई है। ठीक है, तो ये याद रखना है, कोल रूल, कोल एक्सचेंज रूल के तहत आया है। कौन कंट्रोलर है, तो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ये है, कंट्रोल करेगी। ठीक है, अभी तक क्या होता था, ऑक्शन होता था, गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट ऑक्शन करती थी, तो एक से ऑप्शन होके और कई सारे लोगों को मिल जाता था। अब मैनी टू मैनी होगा, कई जो जितने भी माइंस ऑपरेट कर रहे हैं जो लोग, वो लोग डायरेक्ट अपना ये पावर कोल एक्सचेंज में डाल सकते हैं, और जो खरीदने वाले हैं वो खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, मार्केट ड्रिवन प्राइस डिस्कवरी होगी। ठीक है, ये सब चीजें होंगी। एक नया किसान मित्र, ऑयल सीड किसान मित्र ऐप लाइए। ऑयल सीड मतलब जो जितने भी तेल वाले फसल होती है उनके लिए। तो ये इंडिया का फर्स्ट नेशन वाइड व्हाट्सएप एआई एडवाइजरी है। मतलब बताएगा कि भाई आपको क्या करना चाहिए, अपना अगर आप ये कोई तेल वाली चीजें उगा रहे हैं, जैसे कि सरसों हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गया, ये चीजें आप उगा रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, वो उसके लिए ऑयल सीड किसान मित्र ऐप है। ठीक है, अब ये जो हमारा पूरी इकोनॉमी है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो इंडस्ट्री हो गया, ट्रेड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो उसी में हम देखते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है हमारा,
तो जो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है लगभग 190 बिलियन डॉलर्स की है, ठीक है, जिसमें से डोमेस्टिक मार्केट जो है हमारा लगभग 16 लाख करोड़ का है, ठीक है। ये टेक्सटाइल सेक्टर जो है लगभग 5 करोड़ लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है और काफी और सारे लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी देता है। तो जिसके लिए पीएम मित्र पार्क जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये पीएम मित्र पार्क क्या है, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर बना रहे हैं ना, वैसे ही एक पीएम मित्र पार्क भी बना रहे हैं जहाँ पे एक ही जगह पे टेक्सटाइल वाली सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। वहां से वो आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा और आपका स्पिनिंग भी हो जाएगा, वीविंग भी हो जाएगा और एक्सपोर्ट भी हो जाएगा, सब चीजें एक जगह हो जाएंगी, उसको पीएम मित्र पार्क करें। पीएलआई स्कीम भी लाई है, नेशनल टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी है, ठीक है, नेशनल फाइबर मिशन भी है, रॉ मटेरियल सपोर्ट स्कीम भी है, ठीक है। तो ये चल रहा है, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको पहले बताई थी पिछली वाली लेक्चर में। साथ ही साथ लैंड पोर्ट क्या है कि एक लैंड पोर्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बना दी गई है जो लैंड पोर्ट्स को मैनेज करेगी। लैंड पोर्ट होते क्या है, ऐसा पोर्ट जो लैंड पे हो उसको लैंड पोर्ट कहते हैं। जनरली इंटरनेशनल बॉर्डर पे होता है, किस लिए, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के लिए, किसी ट्रेवलर व्हीकल कमर्शियल कार्गो के लिए। किसके अंडर आता है, होम अफेयर्स के अंडर आता है। ये ध्यान रखना है। जो सी पोर्ट होता है, जो सी वाला पोर्ट होता है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ठीक है। डेवलप्ड एंड मैनेज बाय लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, किसके अंडर, होम अफेयर्स के अंदर, ठीक है। तो एक लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये बॉडी इस सिस्टम के थ्रू लैंड पोर्ट्स को मैनेज करेगी। ये है न्यूज, ठीक है। करंटली अभी 15 लैंड पोर्ट्स हैं, ये मैंने लोकेशन दे दी है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इतने सब बॉर्डर पे एक ना एक वो है ही। और अब नई नई न्यूज आई थी कि भाई 74 न्यू लैंड पोर्ट्स हम और बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपेड़ा ने जो है एक्सपोर्ट करवाया है झारखंड से मैंगोज का फर्स्ट टाइम। आम्रपाली मैंगो याद रखना है झारखंड का है, ठीक है। एक भव्य पोर्टल लॉन्च करा है कॉमर्स और इंडस्ट्री ने, ठीक है, किसके लिए, ठीक है, प्रमोट कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क। जो इंडस्ट्रियल पार्क है उनके डेवलपमेंट के लिए एक हमने भव्य पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। डेडिकेटेड स्पेसेस होंगे स्टार्टअप्स के लिए, डीटेक्स के लिए, मॉडर्न टेस्टिंग फैसिलिटी हो गई। और एनआईसीडीसी यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये जो है इसको कंट्रोल करेगी, ठीक है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है कितने अपने पास, लगभग 32 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। 11 कॉरिडोर्स हैं लगभग अपने पास, ठीक है। तो ये देखिए जैसे आप ये मैप दिया है, तो ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ठीक है। पंजाब कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ठीक है। ये बेंगलोर चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, बेंगलोर मुंबई है, तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। इन पे क्या होता है, जैसे आपको इंडस्ट्री लगानी है तो आपको कई कई चीजें चाहिए होती हैं, आपका पार्ट कौन बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फलाना ठिकाना। तो इन जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होता है यहाँ पे उन कंपनियों को सब चीज एक ही जगह मिल जाती है, आपको 10 जगह नहीं भागना पड़ता। तो इंडस्ट्री लगाना आसान हो जाता है, इसलिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहते हैं इसको। साथ ही साथ सोशल सेक्टर में क्या हो रहा है, सोशल सेक्टर में 10 साल पूरे हो गए हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत। ये किस चीज के लिए था, ये था कि भाई जो आपका मटरनल मोर्टेलिटी रेट है जो आपका, वो रिड्यूस करा जाए। मतलब ऐसा ना हो कि आपकी जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो आपका बच्चा देने के बाद ही जो है उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। तो सेफ प्रेगनेंसी के लिए, हेल्दी मदरहुड के लिए, क्वालिटी एंटीनेटल केयर के लिए, ये जो NFHS 6 आया है ना डेटा, NFHS 6 डेटा, उसमें बताया कि ये क्वालिटी एंटीनेटल केयर जो है बढ़ा है हमारे देश में। किसकी वजह से बढ़ा है, इस स्कीम की वजह से ही बढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है थोड़ा, अगर आप मेन में भी लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। 2016 में आई थी, 26 में 10 साल हो गए हैं, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन जो सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है उनके लिए होती है ये स्कीम, ठीक है। उनको ये चेकअप होता है, ठीक है। और सर्विसेज जो रहती हैं उनको मिलती है हर 9वीं तारीख को हर महीने की, ठीक है। कुछ और स्कीम्स भी हैं जैसे जननी सुरक्षा योजना है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज प्रेग्नेंट वुमेन न्यू बॉर्न के लिए, ठीक है। कुछ पोषण अभियान, मातृ वंदना योजना पोषण किस लिए, मटरनल नरिशमेंट के लिए है। मातृ वंदना योजना मटर्निटी बेनिफिट्स के लिए, मतलब इसमें 5 से 6 हजार रुपए मिलते हैं आपको पहले और दूसरे बच्चे के लिए, ठीक है। पोषण अभियान और पीएम पोषण तो अलग अलग चीज है। पोषण अभियान जो है माँ के लिए, माँ के नरिशमेंट के लिए, पीएम पोषण है मिड डे मील। मिड डे मील को नया नाम देके पीएम पोषण कर दिया था। ये जो जितने भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, एट फर्स्ट से एट क्लास के लिए, उनको मिड डे मील मिलेगा, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट का है। साथ ही साथ आयुष्मान भारत जो है हमारा, वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है हर फैमिली को, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी वही नॉर्मल सर्दी जुकाम, उसके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है, वो तो आप जाके अपना दिखाइए। कौन कौन जगह पे मिलता है, बहुत पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ठीक है। तो ये आयुष्मान भारत और सुरक्षित मातृत्व अभियान दोनों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की योजनाएं हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ डिसीजेज जो हैं। सो इस हफ्ते 2 डिसीज बहुत न्यूज में रही हैं, ठीक है। एक लेप्रोसी है, लेप्रोसी क्या है, हैंसन डिसीज भी कहते हैं। एक बैक्टीरियल डिसीज है जिसमें आपको जो स्किन पे इस तरीके के कुछ अ, दाग धब्बे हो जाते हैं, मतलब चकत्रे हो जाते हैं। तो प्राइमरीली अफेक्ट स्किन, ठीक है। हाईली कंटेजियस नहीं है और क्योर करी जा सकती है अगर शुरू में पता लग जाए तो, ठीक है। बैक्टीरियल डिसीज है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमाइटोसिस इनके थ्रू होती है, ठीक है। तो हमारी सरकार भी पीछे नहीं है। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम चला रही है हमारी सरकार, जिसके तहत हम
2027 तक एक लेप्रोसी फ्री इंडिया बनाना चाहते हैं। ठीक है, डब्ल्यूएचओ का टारगेट है 2030 का, तो हमने 3 साल पहले ही ऐसा करने की कोशिश करी है और काफी केसेस कम भी हो गए हैं। आप अगर अपने चौराहों पे जो स्पीकर्स लगे रहते हैं उनमें भी ये काफी बताते रहते हैं कि ये लेप्रोसी फ्री इंडिया बनाना है हमको। दूसरा रहे भाई निपा वायरस। निपा वायरस क्या है, केरला में काफी जो फिर से केसेस मिलने लगे हैं। तो ये एक जूनोटिक डिसीज है, मतलब कि जानवरों से होता है। कौन सा जानवर? फ्रूट बैट, उससे होता है। वायरल डिसीज माने वायरस से होता है। ठीक है, किस किस चीज को अफेक्ट करता है? न्यूरोलॉजिकल और रेस्पिरेटरी इलनेस, सांस लेने में और आपका दिमाग में। ठीक है, फीवर, ड्राउजनेस, कंफ्यूजन, डिजीनेस, सीजर, ये सब होता है। कैसे कैसे फैलता है? फ्रूट बैट का ब्लड से, यूरिन से, सलाइवा से। ठीक है, पिग में हो जाए, पिग को आप खा ले तो हो जाएगा। इनका ये किसी चीज में फ्रूट में आ जाए, उसको आप खा ले तो हो जाएगा। और पाम जो सैप होता है, जनरली पेड़ों पे रहते हैं तो पाम सैप में भी थोड़ा बहुत इनका आ जाता है। उससे अगर ह्यूमन उसको कंज्यूम कर ले तो भी आपको हो जाएगा। ह्यूमन से ह्यूमन में भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए हाई फर्टिलिटी रेट है। तो ये इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं हम लोग? क्योंकि अगर एक बार हो गया और आपको देर कर दिया आपने, तो फिर 40 से 75% चांस है आपकी डेथ की। ठीक है, और कोई वैक्सीन और ड्रग अवेलेबल है भी नहीं इसका कि जिससे आप ठीक हो जाओ। इसलिए बहुत जरूरी है। सिर्फ अर्ली सपोर्टेड केयर है, जिसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो मैंने बताया था ना, बायोलॉजिक्स जो बनाते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, उसके थ्रू इसको क्योर करा जा सकता है। पर वो भी तभी जब आप जल्दी पता लग जाए आपको। ठीक है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते क्या है? तो ऐसे लैब मेड प्रोटीन होते हैं जो कि नेचुरल एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। ठीक है, साथ ही साथ मैं दो चीज और बताना चाहूंगा आपको कि जो एक इंडिया का एआई मिशन है, उसके थ्रू एक इंडिजिनस स्टोरी जनरेटिंग एआई बनाया है, वार्या। किसने बनाया है? अवतार एआई ने। तो ये दो चीज याद रखनी है कि वार्या है किसका है? अवतार एआई का। ठीक है, डीआरडीओ ने कुछ मिसाइल टेस्ट भी किए हैं। तो बलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, जो क्या बोलते हैं, बलिस्टिक मिसाइल से बचाता है हमको। तो ये काफी कम नेशंस के पास है, अब हम हमारे पास भी हो गया है। तो मतलब उसी का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था। ठीक है, और नेवल एंटीशिप मिसाइल को भी हमने टेस्ट किया है।